कैपीज फिटनेस में आप लोगों को स्वागत। हेलो दोस्तों, मैं हूं कैपी, आप लोगों का फिटनेस एडवाइज़र। जब फिटनेस एडवाइज़र ही बोल दिया हूं तो मुझे लगता है आप लोगों को शरीर कैसे बनाना है ये बताने का साथ साथ शरीर को कैसे बचाना है ये भी बताना ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों का सामने लेके आया हूँ ब्लैक फंगस के बारे में। जो मुझे लगता है कि ब्लैक फंगस के बारे में आप लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ रिसर्च में देखा गया है कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हाँ, ये डिजीज़ जो है बहुत रेयर है, बट इसका जो डेथ रेट है 50% है। तो इसलिए हमें इस डिजीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डिजीज़ होता है तो उसे बचने के लिए हमारे हाथ में टोटल 3 ऑप्शन रह जाता है। सबसे पहला कि हमारा लाइफस्टाइल इतना अच्छा हो कि हम फिट रहें, उसका साथ साथ हमारे इम्यूनिटी को डेवलप करें, जिसका वजह से क्या होगा कि ये इन्फेक्शन संसार में ही ना आए। सेकेंड ऑप्शन, अगर संसार में आ गया इन्फेक्शन तो खुद को उस इन्फेक्शन से कैसे बचाएं। थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, अगर हमें वो डिजीज हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से ये तीनों पॉइंट को कवर करते हुए हम जानते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे ब्लैक फंगस आ गया, और ब्लैक फंगस का साथ साथ कोई कोई बोल रहे व्हाइट फंगस आ गया। व्हाइट फंगस का साथ साथ अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया था, क्या है, येलो फंगस भी आ गया है। तो भाई ये भगवान चाहते क्या है, कभी कोरोना कभी फंगस, पता नहीं क्या क्या डिजीज़ दे रहे हैं। जैसे कि मैं बताया, मेरा वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके वीडियो बनाया हूँ। पहला पार्ट क्या है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करना है और फिट रहना है। उसके लिए तो मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ, आप उस वीडियो को देख के एक्सरसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है कि हम खुद को कैसे प्रिवेंट करें, उसका बारे में भी बताऊँगा। ट्रीटमेंट क्या है उसका बारे में भी मैं कम्प्लीटली बताऊँगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ब्लैक फंगस है उसका नेमिंग ऐसे क्यों है, ब्लैक फंगस क्यों है, व्हाइट फंगस क्यों है, येलो फंगस क्यों है, पिंक फंगस क्यों नहीं है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि पिंक फंगस भी आ जाए, ऐसा हो सकता है, देयर आर चांसेस। क्या इस फंगस का कलर ब्लैक है? आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, ये फंगस का कलर ब्लैक नहीं है। ये फंगस शरीर में जहाँ जाता है उस पर्टिकुलर पार्ट को ब्लैक कलरेशन कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक फंगस बोलते हैं। सिमिलरली व्हाइट फंगस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो फंगस है जहाँ पे इन्फेक्टेड करता है वो व्हाइट दिखना शुरू हो जाता है। लाइक माउथ कैविटी में जब इन्फेक्शन होता है व्हाइट दिखता है। क्या ये डिजीज़ पहले भी था या बिल्कुल नया डिजीज़ है? बिल्कुल भी नया डिजीज़ नहीं है, पहले भी ये डिजीज़ था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। अभी इंडिया में टोटल 200 से ज़्यादा एक्टिव केसेस देखने को मिला है। पहले जानते हैं इसका कॉजेस क्या है। जैसे कि इसको बोलते हैं कोविड ट्रीटमेंट जनरेटेड डिजीज़। उसका मतलब यह है कि कोविड का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे जनरेट हो रहा है। तो पहले उसको एक एक पॉइंट करके हम कवर करेंगे। जैसे कि ये बता रहे कि ये डिजीज़ जो है उन लोगों के पास कॉमन है जो कोविड से रिकवर्ड है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो इंडिविजुअल होते हैं उन लोगों के पास ये डिजीज़ देखने को मिलता है। तो और उसके साथ साथ क्या बोले कि कोविड-19 ट्रीटमेंट जनरेटेड डिजीज़। तो कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें से कुछ मेडिकेशन ऐसे यूज कर रहे हैं जिसका वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल का इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो क्या क्या है आइए देखते हैं। यूजेस ऑफ स्टेरॉइड्स, जैसे कि यूज कर रहे हैं आजकल डेक्सामेथासोन, है ना। किसी का भी कोविड पॉजिटिव आ गया, उसका सैचुरेशन देखना नहीं है, स्टार्ट कर देना डेक्सामेथासोन, ठीक है। नेक्स्ट आता है जिंक टैबलेट। जिंक रिच जो मीडियम होता है उसमें क्या है, फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांसेस होता है, फंगस जो होता है उसमें ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेंटिलेटर, जो लॉन्ग टर्म के लिए वेंटिलेटर में है उनके पास ये डिजीज़ बहुत कॉमन है। अगर कोई कंटिन्यूस ऑक्सीजन पे है तो उनके पास ये डिजीज़ होने का चांसेस है। फिर स्टीम इनहेलेशन, अगर कोई रेगुलरली स्टीम इनहेल कर रहे हैं तो उनके पास ये डिजीज़ होने का चांसेस है। ये सारे क्यों बोल रहा हूँ मैं, स्टीम इनहेलेशन में क्या है, ऑक्सीजन में क्या है ना। इसमें क्या है, जैसे कि हमें पता है कि मॉइस्चराइज्ड जो मीडियम होता है ये फंगस ग्रोथ करने के लिए एक सुइटेबल मीडियम होता है। ऐसे कुछ मेडिसिन जो इंडिविजुअल का इम्यूनिटी डाउन करता है, ऐसे मेडिसिन यूज करने से क्या होता है, ये इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे मैं कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे हो गया पहला डायबिटिक, कोई अगर डायबिटिक है, शुगर कंट्रोल में नहीं है तो होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो उनको ये डिजीज़ होने का चांसेस रहता है। और हो गया ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। नेक्स्ट होता है कैंसर। और उसके साथ साथ क्या होता है, जिनका केमोथेरेपी ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। जैसे कि हम अभी जान लिए जो इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है, और भी क्या जानेंगे कि इन्फेक्शन शरीर में कैसे जा रहा है। जैसे कि मैं बताया कि ये इन्फेक्शन एयर में रहता है, तो हम जब हम इनहेल कर रहे हैं तो उस टाइम इन्फेक्शन अंदर जाने का चांसेस है। अगर किसी का घाव है, कहीं पे वोंडेड है, तो उसमें क्या इन्फेक्शन होने का चांसेस है। नेक्स्ट क्या होता है, फूड का माध्यम से, खाने का माध्यम से, जैसे कि आपका हाथ डर्टी है,
कहीं टच में आ गया इन्फेक्शन का, तो आप उसी से खाना खा रहे हो तो उसमें भी होने का चांसेस है। वीडियो का जो स्टार्टिंग में मैं क्या बताया था, जब अगर रूट ऑफ इन्फेक्शन पता चल जाएगा तो हमें क्या पता चल जाएगा, उसका साइन एंड सिम्टम क्या है, कहाँ से वो इन्फेक्शन एंट्री कर रहा है, उसी पर्टिकुलर पार्ट में उसका साइन सिम्टम कैसे रहेगा, इसका बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं बताया कि ये इन्फेक्शन एयर में रहता है, तो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। इनहेल करने का टाइम क्या है कि हम जब सांस लेते हैं तो ये जो इन्फेक्शन है नाक में पहले जाता है, तो आपका नाक को बंद कर देता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। फिर नेक्स्ट जाएगा उसी रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हुए आपका जाएगा कहाँ पे, लंग्स तक जाएगा। अगर आपका लंग्स इफेक्टेड हो गया तो आपको फीवर होगा इन्फेक्शन की वजह से, फिर ब्रेथलेसनेस होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, और कफिंग में ब्लड भी आने का चांसेस है। ठीक है, ये सारे इफेक्ट आता है। फिर हम देखते हैं वो इन्फेक्शन अगर आंख में आ गया तो आंख में क्या होता है, उसका आसपास ब्लॉक हो जाता है, जैसे नाजल ब्रिज होता है, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, आंख में ब्लॉक हो जाएगा। और क्या होता है, ब्लोर विजन, मतलब आपको ब्लोर टाइप दिखेगा, कुछ क्लियरली नहीं दिखेगा। ब्लोर विजन के साथ साथ डबल विजन भी हो सकता है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि वो इन्फेक्शन अगर दांत में आ गया, आपका दांत क्या होगा, लूज हो जाएगा, पेन होगा। अगर गाल पे आ गया तो गाल ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये सारे चीज़ें होता है। फिर नेक्स्ट देखते हो, अगर ब्रेन में आ गया, आपका सेंट्रली कंट्रोल करना शुरू हो गया। ठीक है, सबका कंट्रोल कहाँ पे, ब्रेन में, तो ब्रेन में आ गया तो उसका मतलब ये है कि बॉडी का जितना भी ऑर्गन्स है सारे इफेक्टेड हो जाएंगे। तो सारे बॉडी ऑर्गन अगर इफेक्टेड होंगे तो सारे काम करना बंद कर देंगे, तो शरीर का क्या होगा, मुझे लगता है आप लोग समझ सकते हो। अगर घर का मेन स्विच बंद कर दिया तो सारे लाइट्स का क्या होता है, बंद हो जाता है। उसी टाइप अगर ब्रेन का ऊपर कंट्रोल आ गया तो उसका मतलब ये है कि आपका शरीर को कंट्रोल में ले लिया है, तो सारे बॉडी फंक्शन में इम्पायरमेंट आ जाएगा। अभी आते हैं दोस्तों प्रिवेंशन के बारे में। जैसे कि एक कहावत है, जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसका मतलब ये होता है कि दोस्तों वो डिजीज़ हमें होने से पहले हम उसको प्रिवेंट करें, जो हमारे पास मत था। तो कैसे एक डिजीज़ का और हमारे बीच में एक बैरियर बना सके, उसका बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या बताया था, तो हमें क्या करना है, स्टेरॉइड यूज को कम करना जरूरी है। बड़े बड़े एक्सपर्ट का मानना ये है कि जब ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे जा रहा है तो अब स्टेरॉइड का इस्तेमाल करें। अगर 90 से ऊपर है, 90 से 100 तक है, तो स्टेरॉइड का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन इनहेलेशन दोस्तों, ह्यूमिडिफायर जो होता है उसमें क्या है कि पानी रहता है, तो जहाँ पे पानी रहता है तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ करने का चांसेस रहता है। हमें क्या करना है कि ह्यूमिडिफायर से रेगुलरली उसका पानी चेंज करें और ह्यूमिडिफायर को अच्छे से क्लीन करके रखें। जिंक रिच मेडिकेशन को इग्नोर करना चाहिए। जिंक रिच जो मीडियम होता है उसमें फंगल इन्फेक्शन जो होता है बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, तो जिंक रिच मेडिकेशन को इग्नोर करना है। नेक्स्ट आता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। अगर आप डायबिटिक हो तो आपको क्या करना है, रेगुलरली आपका शुगर लेवल चेक करना है और शुगर को कंट्रोल में रखना है। जैसे कि मैं बताया इनहेलेशन में होता है, तो आपको क्या करना है, 24 आवर्स मास्क पहने रहना है। और स्टीम इनहेलेशन को भी आपको इग्नोर करना जरूरी है, क्योंकि वही सेम कंसेप्ट है मॉइस्चराइजेशन का। और वेंटिलेटर यूज करने का टाइम में आपको क्लीनिंग का ध्यान देना जरूरी है। प्रिवेंशन तक तो आपका हाथ में था, लेकिन ट्रीटमेंट पार्ट जब आता है यहाँ पे आपका हाथ में कुछ नहीं रहता है, ये डॉक्टर का ऊपर है। डॉक्टर का बिना प्रेस्क्रिप्शन का आप लोगों को मेडिसिन स्टार्ट नहीं करना है। ट्रीटमेंट पार्ट जब आ जाता है दोस्तों, उसमें मेडिकल टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। तो ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले एंटी फंगल मेडिकेशन यूज करना है। सेकंड आता है शुगर कंट्रोल, आपका शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल करके रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है, जब ये डिजीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फाइनल ऑप्शन बचता है सर्जरी का। जैसे कि मैं अभी ब्लैक फंगस के बारे में बताया, सिमिलरली व्हाइट फंगस एंड येलो फंगस स्प्रेड होने का तरीका सेम ही है, खुद को प्रिवेंट करने का भी तरीका सेम है। तो रिसर्च से ये देखा गया है कि ब्लैक फंगस का डेथ रेट जो है 50% है, व्हाइट फंगस का जो है 20 to 40% है डेथ रेट, और येलो फंगस के बारे में रिसर्च नहीं हुआ है। दोस्तों, इंडिया को इस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जब हर कोई प्रिवेंशन का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है दोस्तों इंडिया इस डिजीज से फ्री हो सकता। अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ डू लाइक। डिजीज के बारे में, शरीर के बारे में और फिटनेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव मैसेज चाहिए तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हेल्प मी टू हेल्प यू। थैंक यू।